हेलो क्लास 10 चिल्ड्रन। तो बच्चों हम स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और अभी इस चैप्टर में हमारी चल रही है यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। और ये रेवोल्यूशंस का टाइम पीरियड यूरोप में कौन सा था? 1830 टू 1848, 1830 से 1848। इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? इसमें हम फ्रांस में जो रेवोल्यूशन होती है 1830 में, वो उसका इम्पैक्ट, बेल्जियम जो है अलग हो जाता है उसके बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से, वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ चुके हैं। और रोमांटिसिज्म, इस क्रांतियों के दौरान ही क्रांति का एक और स्वरूप जिसको रोमांटिसिज्म बोला गया है ना, वो पढ़ चुके हैं। तो रोमांटिसिज्म का एग्जाम्पल हमने जर्मनी में पढ़ा, हमने पोलैंड में पढ़ा। ठीक है, और ग्रीक वॉर के दौरान भी रोमांटिसिज्म खूब फॉलो हुआ। एक्चुअली आर्टिस्ट ने बहुत सारा रोल प्ले किया, पेंटिंग्स बनाई, है ना। तो इस तरीके से रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था, वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने जर्मनी पोलैंड का एग्जाम्पल पढ़ा। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इस यूनिट का ये वाला पार्ट, हंगर मतलब कि यूरोप में भूखमरी थी उस टाइम के दौरान 1830 से 1848। हार्डशिप, मुश्किल का दौर था वो। और पॉपुलर रिवोल्ट, और उस दौरान कुछ खास रिवोल्ट हुए हैं। ठीक है, क्रांतियाँ हुई हैं, तो ये पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in population all over the यूरोप। बच्चों यूरोप की कंडीशन बताई गई है 1830, 1830s का जो डिकेड था ना, वो जो 10 साल का टाइम पीरियड था, है ना, 1830s मतलब वो डिकेड, वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। तो वहाँ पे इकोनॉमिक हार्डशिप थी, पैसे को लेकर तंगी थी। ठीक है, जो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मुश्किल भरा दौर था। ठीक है, और फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century का जो शुरुआती दौर है उसमें क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, जनसंख्या बढ़ जाती है पूरे यूरोप में। अब आपको पता है जब जनसंख्या बढ़ती है तो रिसोर्सेज पे दबाव पड़ता है, तो यूरोप में ये हो रहा था। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर जॉब सीकर्स, इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट, है ना। जॉब ढूंढने वाले लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, और काम बहुत कम लोगों के पास है। काम उतना है नहीं और नौकरी ढूंढने वाले लोग ज़्यादा हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं, बेरोज़गार हैं। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। उस वक्त यूरोप में हालात क्या थे 1830 के दौरान? गांव के जो लोग हैं वो शहरों में जाके बसने लगे, माइग्रेट करने लगे, है ना। तो शहरों में बसने लगे और शहरों के हालात क्या हो गए थे, भीड़ बढ़ गई थी। ओवर क्राउडेड स्लम ये जो नैरो स्ट्रीट्स होती हैं ना, झुग्गी झोपड़ियाँ वगैरह, वहाँ वो लोग रहने लगे थे। तो मतलब उनकी लिविंग कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। फिर देखो, स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। अब यहाँ कंडीशन क्या है बच्चों? यहाँ कंडीशन ये है कि इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बाकी यूरोप से आया पहले, तो वहाँ मशीनों में कपड़े बनने लग गए, है ना। ज़्यादातर ये चीज़ टेक्सटाइल में हुई, तो मशीनों में कपड़े बनने लग गए और वो बन के फिर सारे यूरोप में प्रोडक्शन वो भेजने लगे। तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर है ना, जो टाउन्स में रहते हैं, उनको बड़ा कंपटीशन, कंपटीशन समझते हो ना, उनको एक जो है तगड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ा। जो मशीन मेड जो सामान आ रहा था इंग्लैंड से बन के, यानी कि इंग्लैंड का मशीन मेड सामान ने यूरोप के जो बाकी जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे ना, जो अपना सामान बना रहे थे, ख़ास तौर पे कपड़े, उनकी तबीयत ढीली कर दी। ठीक है, उनको उससे नुकसान होने लगा। तो यानी कि उद्योग धंधे भी, जो प्रोड्यूसर्स थे वो भी,
वो भी कोई ख़ास अच्छी कंडीशन में नहीं थे। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस देन ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट। ये वही बात है कि भाई इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा सा पहले आ गया था अदर यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में। फिर देखो, दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। देखो, ये जो कहानी हुई ना, कौन सी, प्रोडक्शन का बढ़ना, यूरोप के बाकी देशों में वो प्रोडक्शन भेजा गया, तो ये टेक्सटाइल प्रोडक्शन में हुआ, कपड़े का प्रोडक्शन बढ़ा खास तौर पे, ठीक है। जबकि बाकी एरियाज़ में, यूरोप के बाकी देशों में क्या हो रहा था, प्रोडक्शन या तो घरों में हो रहा था या छोटी छोटी वर्कशॉप्स में हो रहा था, और मैकेनाइज्ड पार्टली ही हुआ था, यानी कि थोड़ा बहुत मैकेनाइज्ड हुआ था, मशीन्स कम यूज़ हो रही थी, राइट। In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations। भाई बताया गया है किसानों की कंडीशन को। किसान जो है वो परेशान थे यूरोप के उन रीजन में, उन एरियाज़ में जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी बची हुई थी, जहाँ पे एरिस्टोक्रेट्स थे, है ना। एरिस्टोक्रेट मतलब समाज का सबसे ऊंचा तबका। तो एरिस्टोक्रेट्स जहाँ पे थे वहाँ किसान परेशान थे। तो यूरोप में हर इंसान परेशान है ना। ये चीज़ें हैं, हंगर हार्डशिप का टाइम है। द राइज ऑफ फूड प्राइजेस और ए ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लीड टू वाइड स्प्रेड पैपिरिज्म इन टाउन एंड सिटी। होता क्या है, प्राइस बढ़ जाता है फूड का, है ना, खाने की कीमतें बढ़ जाती हैं, और बैड हार्वेस्ट यानी कि जो फसल की कटाई के टाइम जो प्रोडक्शन मिलता है तो वो अच्छा नहीं मिलता, ठीक। तो इसकी वजह से हालात जो हैं वो एकदम कंगाली वाले हो जाते हैं। ये जो वर्ड है ना पैपिरिज्म, इसका मतलब है बहुत बेकार हालात हो जाना, कंगाली वाले हालात हो जाना। तो टाउन में, है ना, कस्बों में, गाँव में ये बुरी कंडीशन हो रखी थी। तो इस पैराग्राफ में हमें यूरोप की कंडीशन का पता चलता है। 1830 का दशक है ना, 1830s का टाइम पीरियड है, इकोनॉमिक हार्डशिप है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है और काम ढूंढने वाले ज़्यादा हैं और काम है नहीं, ठीक है। लोग गांव से शहरों में माइग्रेट हो चुके हैं, शहरों में जाकर बस गए हैं, वहाँ लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं है, स्लम्स में उनको रहना पड़ रहा है जो कि भीड़ भरी है। जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी इंग्लैंड से आए सामान के साथ कंपटीशन करना पड़ रहा है क्योंकि वो मशीनों में बना है और सस्ता है। और ये कंडीशन किस चीज़ में थी, टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में। तो बच्चों ये इस यूनिट का मतलब कि इस पैराग्राफ का सार है, निचोड़ है, ठीक। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर। अब एक 1848 का एक साल है जो कि ऐसा ही एक साल है, कैसा, जहाँ यही हंगर हार्डशिप की कंडीशन है ना। तो ये देखो, फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। भाई फ्रांस की बात हो रही है। फ्रांस में, पेरिस में क्या हो रहा है, फूड शॉर्टेज है, खाने की कमी हो गई है ना। अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं है लोगों के पास, पैसा नहीं कमा पा रहे वो लोग, ठीक। तो पॉपुलेशन जो है ना, लोग जो है ना, वो सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध कर रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं। अब पेरिस के लोग तो आप पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ चुके हो, ये सड़कों पर बड़ी जल्दी उतर आते हैं, है ना। जब ये क्रांति करते हैं तो ये फटाफट से सड़कों पर आ जाते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आपने पढ़ा होगा, है ना, क्लास 9 में। फिर ये लोग सड़कों पर आके क्या करते हैं, बैरिकेड्स वर इरेक्टेड। तो जब ये सड़कों पे आए तो बैरिकेड्स वगैरह लगवा दिए गए। भाई सरकार यही करेगी और क्या करेगी, रोकेगी उनको। और लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। ये जो लुई फिलिप है ना, ये कब पावर में आया था, 1830 में। 1830 में क्रांति हुई थी, बर्बन डायनेस्टी को हटाया गया था और 1830 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनैकी बनाया गया, लुइस फिलिप को पावर में लाया गया, ठीक है, वो हेड बना इसका, और अब वो उसे भी भगा दिया। मतलब कि लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली, लुइस फिलिप भागने को मजबूर हो गया, वो भाग गया, वो हालात उससे संभले नहीं।
ठीक, ये हो गई क्रांति भाई 1848 में फ्रांस में। ठीक, ए नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक। तो नेशनल असेंबली ने फ्रांस को क्या डिक्लेयर कर दिया भाई, ये तो एक रिपब्लिक बन गया है, रिपब्लिक। और ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल्स अबव 21। और जितने भी अडल्ट मेल थे 21 और उससे ऊपर, है ना, यहाँ लिखा है अडल्ट मेल्स अबव 21, मतलब 21 साल से ऊपर के जितने भी हैं उन सबको वोटिंग राइट्स दे दिया गया। ठीक, गारंटेड द राइट टू वर्क, और राइट टू वर्क भी दिया, मतलब काम करने का अधिकार भी दिया। यार ये देखो, इनको है ना वुमेन से बड़ी एलर्जी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वुमेन को इन्होंने अब भी कुछ नहीं दिया, है ना। तो यहाँ पे ये रिपब्लिक डिक्लेयर करते हैं और 21 से ऊपर वालों को राइट टू वोट देते हैं और राइट टू वर्क डिक्लेयर करते हैं, गारंटी देते हैं उस चीज़ की। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप। वर्कशॉप जो है ना वो नेशनलाइज कर दी गई, नेशनल वर्कशॉप बनाई गई ताकि लोगों को काम दिया जा सके। ठीक है, तो एक बार शुरू से देखो, 1848 में क्रांति होती है, फ्रांस में होती है। कंडीशन क्या है, फूड शॉर्टेज की कंडीशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग पेरिस में सड़कों पर उतर आए हैं, उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं। लुइस फिलिप जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का हेड था वो छोड़कर भाग गया है देश को। नेशनल असेंबली जो है वो फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर करती है। ठीक है, 21 से ऊपर वालों को जो है राइट टू वोट दे दिया जाता है और राइट टू वर्क की गारंटी दी जाती है और नेशनल वर्कशॉप्स बनाई जाती हैं एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, काम देने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों हमने पढ़ ली फ्रांस की 1848 की कंडीशंस। इससे पहले हमने पढ़ा था 1830 की यूरोप की कंडीशंस। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे हंगर है, हार्डशिप है ना, लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है कि नहीं, यही कंडीशन है। अब यहाँ पे एक कंटेंट दे रखा है बच्चों, रिवोल्ट इन सिलेसिया। ये सिलेसिया क्या है, ये सेंट्रल यूरोप में है ना, एक टाउन है, ठीक है, एक कस्बा है। तो यहाँ क्या होता है, 1845 की बात है बच्चों, यहाँ पे भी एक छोटी सी क्रांति होती है, एक झगड़ा सा है। क्या है, अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन सिलेसिया had lead a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textile but drastically reduced their payments। भैया यहाँ पे ये टाउन है सिलेसिया, साल है 1845 का। सिलेसिया में क्या होता है कि जो है ये जो काम करने वाले लोग हैं, जो वीवर्स हैं, वीवर्स कपड़ा बुनने वाले, ये रिवोल्ट कर देते हैं। किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ, कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ। जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ना, और उन जो मतलब ठेकेदार हैं, जो कच्चा माल देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं इन वीवर्स को और उनसे कपड़ा बनवाते हैं। तो उन्होंने उनको जो पेमेंट दे रहे थे, कौन, ये कॉन्ट्रैक्टर्स, काम के बदले जो पैसा दे रहे थे वीवर्स को, वो बहुत कम कर दिया गया, पेमेंट बहुत कम कर दी गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, वो लोग नाराज़ हो गए। अब यहाँ पे एक जर्नलिस्ट है जिसका नाम है विल्हम वुल्फ, वो इस इवेंट को डिस्क्राइब कर रहा है ना, उसने लिखा है उसके बारे में। क्या बता रहा है विल्हम वुल्फ, देखो जरा, डिस्क्राइब्ड द इवेंट इन ए सिलेसियन विलेज एज फॉलोज। तो देखो क्या कह रहा है वो, इन दीज विलेजेस कॉटन वीविंग इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। कि ये वाले जो गांव है ना, यहाँ पे कॉटन वीविंग एक बहुत मतलब मेन काम है। ये लोग खास तौर पे इस काम से जुड़े हुए हैं, ये लोग ये कॉटन वीविंग का काम करते हैं। द माइजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम। उनकी माइजरी जो है ना वो एक्सट्रीम लेवल पे है, वो लोग बहुत परेशान हैं। ठीक, द डेस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैज़ बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइजेज ऑफ गुड्स दे ऑर्डर। भाई वहाँ पे क्या था, डेस्परेट नीड थी, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी लोगों को, बेताब होना किसी चीज़ को पाने के लिए, तो लोगों को काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ठेकेदारों ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और उन लोगों के जो
काम के बदले जो उनको वेजेस मिलते थे, जो पैसा मिलता था, वो बहुत कम कर दिया। On 4 June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractor, demanding higher wages. 4 जून को 2 बजे बहुत सारी लोगों की एक भीड़ जो है अपने घरों से निकलकर और कॉन्ट्रैक्टर के घर तक जाती है। और डिमांड क्या है उन लोगों की? उन लोगों की डिमांड है कि भाई हमारे जो वेजेस हैं ना, हमें जो पैसा मिल रहा है हमारे काम के बदले, उसको बढ़ाओ। उसके बाद क्या होता है, तो इन लोगों ने फिर वहाँ कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुसकर काफ़ी तोड़फोड़ की। कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से घर छोड़कर भाग गया, एक दूसरे विलेज में गया, गांव में गया, वहाँ भी उसे जो है घुसने से गांव वालों ने मना कर दिया। 24 घंटे के बाद कॉन्ट्रैक्टर वापस आता है, ठीक है, आर्मी के साथ आता है और इस भिड़ंत में जो है 11 लोग मारे जाते हैं। तो ये इवेंट हुआ था सिलेसिया में। तो बच्चों, इस यूनिट में जिसका नाम है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, इसमें हमने पूरे यूरोप की हंगर और हार्डशिप की कंडीशन पढ़ी 1830 के दौरान। फिर हमने 1848 के दौरान की जो है फ्रांस में क्रांति होती है वो पढ़ी। फिर हमने सिलेसिया का इवेंट पढ़ा। ठीक, तो ये चीज़ हमने पढ़ी हैं और इससे हमें ये समझ आता है कि भाई इस दौरान किस तरीके की क्रांतियाँ हो रही थी, किस तरह की कंडीशन थी, हंगर थी, हार्डशिप थी, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसके बाद हम इस यूनिट में पढ़ेंगे 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में।